लेक्चर नंबर 34। हमारा लेक्चर नंबर 34 आज किस पे? सीक्वेंशियल सर्च ऑन एरेज एंड एग्जाम्पल। आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट सा लेक्चर है, सिर्फ एक ही हम इसकी सीक्वेंशियल सर्च को देखेंगे कि हम एरेज में सीक्वेंशियल सर्च कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंशियल सर्च होता क्या है, ये आपका पुराना क्विज है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या था, ठीक है। तो उससे पहले हम सीक्वेंशियल सर्च देख लेते हैं कि सीक्वेंशियल सर्च इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर सर्च और सीरियल सर्च, यानी कि एक लीनियर वे में एक ही सीरियल वे में या लीनियर वे में हम सर्च अप कर रहे होते हैं एरे में, तो उसको हम कौन सा सर्च कहते हैं? सीक्वेंशियल सर्च। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम सर्च कौन सी चीज कर रहे हैं? हम सीक्वेंशियल सर्च में मैं एरे में क्या चीज सर्च कर रहा हूँ, किस चीज को मैं सर्च कर रहा हूँ? तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एरे है 1 से लेकर 100 तक, जिसमें मैंने वैल्यूज को इनपुट किया हुआ है, अब उन वैल्यूज की मैं अगर इंडेक्स देखना चाहूँ, यानी कि वो किस इंडेक्स पे मौजूद है। हमने इंडेक्स में, हमने लास्ट लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में जब हम एरेस पढ़ रहे थे, तो मैंने इंडेक्स का बताया था कि इंडेक्स हमारे पास क्या होता है। इंडेक्स उसकी लोकेशन होती है, उसकी वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट होता है एरे में, उसको हम उसका इंडेक्स कहते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में इंडेक्स से कॉल किया था, एरेज में इंडेक्स से कॉल कैसे कर रहे थे, ठीक है। तो ये वो उस इंडेक्स की बात हो रही है कि लीनियर सर्च में या सीक्वेंशियल सर्च में हम कैसे उसको, उसका इंडेक्स, उस वैल्यू का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जो हमें सीक्वेंशियल सर्च करके देगा और हमें ये बताएगा कि अगर जोन सी वैल्यू आपने सेलेक्ट की है या इनपुट की है, तो वो उस एरे में कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है। सो इट इज अ सिंपल वे टू सर्च एन एरे फॉर द डिजायर वैल्यू। इट इज फॉलो it follows the following step to search a value in array. Visit the first element of the array and compare it with the required value. इसमें क्या करते हैं हम? सिंपल सिंपल एक वो लगा देते हैं। देखो, फर्स्ट जो उसने कह दिया ना कि वो क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड कंपेयर इट्स वैल्यू विद द रिक्वायर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना है 10, और तो वो क्या करेगा प्रोग्राम, वो इफ की कंडीशन लगा के उसको सर्च करेगा, उस 10 वर्ड को सर्च करेगा जो मैंने एंट्री किया है उस एरे के साथ। इफ द वैल्यू ऑफ द एरे मैच द डिजायर वैल्यू, द सर्च इज कंप्लीट। अगर वो वैल्यू उसके साथ मैच कर जाती है तो क्या हो जाएगा, उसका सर्च कंप्लीट हो जाएगा, उसका सीक्वेंशियल सर्च कंप्लीट हो जाएगा और वो उसका इंडेक्स हमें बता देगा। इफ द वैल्यू ऑफ एरे डज नॉट मैच, मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। अगर हमारी वैल्यू मैच नहीं होती उस फर्स्ट वाली के साथ, तो क्या होगा, वो दोबारा नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। अब वो मूव कैसे करेगा, वो एक लूप के थ्रू करेगा। हमने एरे जब स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि फॉर लूप इज अ वेरी पावरफुल फॉर एरे। जब हम उस एरे में अगर हम एंट्री कर रहे हो या हम उसमें कोई सर्चिंग कर रहे हो, जब हमने शुरू में उसकी एडवांटेज पढ़ रहे थे तो मैंने इसमें सीक्वेंशियल सर्च के वर्ड यूज किए थे कि जब हम सीक्वेंशियल सर्च कर रहे होंगे या जब हम वैसे ही कोई भी सर्चिंग कर रहे होंगे एरे में, तो हमारे लिए एरेज में सर्च करना बहुत इजी है लूपिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। ये तो उसकी दूसरी बात हो गई कि अगर मुझे मिल जाती है डिजायर वैल्यू तो वो सर्च कंप्लीट कर लेगा। अगर मुझे डिजायर वैल्यू नहीं मिली तो वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा, नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा एक और क्वेश्चन आ जाता है, अगर वो है ही नहीं तो फिर क्या करेगा, ठीक है ना। अगर वो एरे में मौजूद ही नहीं है एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मेरा जो एरे है वो 1 से लेकर 10 तक है और मैं वैल्यू 11 सर्च कर रहा हूँ एरे में और वो है ही नहीं, तो वो मुझे डिस्प्ले कर देगा कि भाई जो आप वैल्यू सर्च कर रहे हो तो वो आपके एरे में मौजूद नहीं है। तो वो भी हम देखेंगे, उसको हम एक दूसरी वे से करके बताएंगे, ठीक है। सो लूप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू विजिट एलिमेंट्स ऑफ द एरे फॉर सर्चिंग अ वैल्यू। वही बात उसने कर दी कि लूप्स फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। यू कैन स्टार्ट द काउंटर वेरिएबल ऑफ द लूप फ्रॉम जीरो एंड मूव इट टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। अब ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी यही बता रहा है कि आप काउंटर को जीरो से स्टार्ट करो और लास्ट इंडेक्स जो आपने एरे को दिया हुआ है तो वहां तक जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एरे स्टार्टेड इज टू बी सर्च्ड हैज
10 एलिमेंट्स। अब अगर एक एरे में 10 एलिमेंट है तो मैं लूप को स्टार्ट कहाँ से करूंगा, क्योंकि एरे में मेरे पास एरे 0 से स्टार्ट होती है ना, तो ये कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर 9 तक जाएगी। तो मैं लूप को भी कहाँ से लेकर जाऊंगा, 0 से लेकर 9 तक लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास sequential search। इसकी एक एग्जांपल कि write a program that initialize an array, it inputs a value from the user and search the number in the array। वही बात जो पीछे हम करके आ चुके हैं कि sequential search कैसे होती है, उस पे ये प्रोग्राम है कि एक प्रोग्राम डिजाइन करो कि जिसमें एरे को इनिशियलाइज करो वैल्यूज से, और उन वैल्यूज में अब फिर क्या करो कि यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराओ और सर्च करो उस नंबर को उस एरे में, यानी कि सीक्वेंशियल सर्च को इसमें अप्लाई करो, ठीक है ना। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम प्रोग्राम में देखते हैं, लेकिन बिफोर दैट वी विल डिस्कस अवर प्रीवियस क्विज के हम इसका सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें हमने क्या देखा था कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 10 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर यूजिंग लूप, डिस्प्ले द फॉलोइंग। अब यूजर से मैंने 10 वैल्यूज इनपुट करनी थी, और मैंने फिर क्या करना था कि उसमें बताने थे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यानी कि टोटल जो उसमें है जीरो कितने हैं, उसमें टोटल पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं, उसमें टोटल नेगेटिव नंबर्स कितने हैं, ऑड कितने हैं और इवन कितने हैं, और जो वैल्यू एंटर करनी थी वो भी मैंने नीचे दे दी थी। तो पहले हम ये क्विज देख लेते हैं और उसके बाद हम जाते हैं अपने टॉपिक सीक्वेंशियल सर्च के उस एग्जाम्पल की तरफ कि हम सीक्वेंशियल सर्च को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द C++ compiler ना। तो ये है हमारे पास वो एग्जाम्पल जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि हमने किस तरह करके उसको इवन नंबर का बताना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कितने मेरे पास, नेगेटिव कितने, ऑड कितने, इवन कितने और जीरो कितने। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हैश इंक्लूड से, हैश इंक्लूड IO stream यूजिंग नेम, ये जरा शॉर्ट है इसको मैं जूम कर दूं, ये यूजिंग नेमस्पेस std और इंट मेन आ जाएगी, मेन की बॉडी हमारी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं मेन की बॉडी में एंटर हो जाता हूँ। तो अब पहली चीज कि उसने कहा था कि भाई यूजर से एक एरे डिजाइन करो जिसमें आप यूजर से 10 वैल्यूज लो, ये यहाँ पे 20 लिखा गया है, ये 10 वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज कौन सी हैं, वो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं कि भाई ये वाली 10 वैल्यूज मैंने इनपुट करवानी है, और ये आ गई वो 10 वैल्यूज, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने यूजर से जो 10 वैल्यूज इनपुट करवानी है, प्रिंट करवानी है, पहले मैं वो चीज करता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं इंट करता हूँ, मैं इसको यूजर का ही एरे दे देता हूँ, जिसमें हमने क्या करनी है, 10 वैल्यूज को इनपुट करवाना है। यूजर के नेम से एक डिक्लेयर हो गया, एरे एक डिक्लेयर हो गई। अब जब मैं इंटर करवाऊंगा तो मैं किस में इंटर करवाऊंगा, द इजिएस्ट वे इज यूजिंग फॉर लूप। तो मैं कह देता हूँ कि भाई इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करो और जाओ कहाँ तक, i इज लेस देन कहाँ तक जाओ, 10 तक जाओ। दैट मीन्स कि वो 0 से लेकर 9 तक जाएगा, ठीक है। फिर टर्मिनेटर आ गया, एंड द लास्ट थिंग इज i प्लस प्लस, कि हमने क्या करना है, जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसको हमने प्लस प्लस करना है। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, मेन की बॉडी में, नहीं फॉर की बॉडी में। फॉर की बॉडी में मैं लिखता हूँ कि सी आउट एंटर द इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, ठीक होगा। और यहाँ से मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ, यहाँ से हो जाएगी सी इन, और यहाँ पे मैं यूजर आई दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं लूप यूज कर रहा हूँ, यूजर आई हो गया, ठीक होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझो, जिसने क्विज किया है शायद उसको समझ आ गई हो, जिसने ठीक किया, जिसने गलत किया तो वो यहाँ से जरा देखो, इसको जरा समझो कि मैंने क्या करना है कि जब मैं एंट्री करता हूँ, जब मैं एक एंट्री करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से तो अब मेरे पास 10 वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने उसमें बताना है कि मेरे पास पॉजिटिव कितने, नेगेटिव कितने, इवन कितने, ऑड कितने या जीरो कितने हैं।
तो मैं दो काम कर सकता हूँ। एक तो मैंने ये लूप इनिशियलाइज कर दी जिसमें हमने यूजर को इनपुट देनी है। मैं एक और लूप फिर मैं इनिशियलाइज करूंगा और फिर उस लूप में मैं क्या बताऊंगा, इस वाली एरे को मैं दोबारा से इंटर करवाऊंगा, दोबारा से उसमें मैं इस लूप को चलाऊंगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फिर मुझे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी उसी के लिए कि अगर पॉजिटिव होगा तो लाजमी बात है पॉजिटिव कौन से, जो जीरो से ग्रेटर होंगे तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव जो जीरो से लेस होंगे, इवन जो रिमाइंडर पे आएंगे और जो रिमाइंडर पे नहीं आएंगे वो ऑड होंगे। ठीक है, तो और जीरो अगर मैं इक्वल इक्वल टू जीरो कर दूं तो वो, यानी कि ये मुझे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी दूसरी लूप में। और इसका एक और हल जो शॉर्टेस्ट वे है मेरे पास, वो कौन सा है कि मैं इसी लूप में मैं क्या करूं, इसी लूप को जब मैं मेरे पास यूजर एक एंटर हो तो इसी लूप में वो देख ले के जो यूजर ने एंटर किया है कि क्या ये नेगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये इवन है, ऑड है, या जीरो इनपुट कर रहा है यूजर। तो वो मेरे लिए ज्यादा इजीएस्ट है बजाय इसके कि मैं एक और लूप लगाऊं और उसमें ये चीजें मैं एंटर करूं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी लूप में मैं ये सारी चीजें जो मैं कंडीशन ऊपर मैंने बता दी पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, इवन ऑड के लिए और जीरो के लिए, वो मैं सारी की सारी यहाँ कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन मैं इफ की लगाता हूँ, इफ यूजर आई इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मेरे पास यूजर आई यानी कि यूजर का जो एरे है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, तो क्या करो, क्योंकि मैंने क्या काउंट बताना है, मैंने बताना है कि नंबर्स ऑफ पॉजिटिव, ये नहीं बताना कि ये इसमें से जो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो बताओ, मैंने सिर्फ ये बताना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल से देख लो, एक पॉजिटिव कौन कौन सी है, 23, 39, ये 44, 54, 2, 1, 90 और 33, टोटल कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि मैंने बताना है कि इसमें 7 पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक और वो डिक्लेयर करूंगा, चूंकि मैंने ये 4-5 चीजें बतानी है तो मैं यहीं से उसको डिक्लेयर कर देता हूँ कि भाई एक है पॉजिटिव के नाम से, एक पॉजिटिव आ गया, दूसरा मैंने क्या चीज बतानी है, नेगेटिव बताना है, तीसरी मैंने कौन सी चीज बतानी है, जीरो बताना है, और इसके अलावा मैंने इवन और ऑड बताना है तो मैं इवन लिख देता हूँ और ऑड लिख देता हूँ। ठीक हो गया, ये चीज में आ गई। और रिडंडेंट चीजों से बचने के लिए मैं इस सबको इनिशियलाइज कर देता हूँ किस चीज से, जीरो से। ये सारी जीरो से इनिशियलाइज हो गई और ये भी जीरो आ गया और ये भी जीरो आ गया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से जो मैंने इफ की कंडीशन लगाई वो मैंने किसके लिए लगाई, पॉजिटिव के लिए। जब ये सारी चीजें जीरो से ग्रेटर होंगी, जब ये एरे में जोन सी वैल्यू होगी इंडेक्स पे वो जीरो से ग्रेटर होगी, तो उसको हम काउंट करेंगे एज अ पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव में लिख देता हूँ पॉजिटिव प्लस प्लस, यानी कि पॉजिटिव में एक गिनती को प्लस कर दो। अब जब ये लूप चलेगी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू मैंने 23 पुट की, तो जब इसमें 23 आई ना, फर्स्ट वैल्यू जब 23 इनपुट हो गई तो वही 23 यहाँ इफ की कंडीशन में आई। इफ की कंडीशन में 23 कंपेयर हुआ, 23 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू हो गई तो पॉजिटिव में एक प्लस हो गया। पॉजिटिव में पुरानी वैल्यू क्या थी, जीरो थी ना, अब वो उसमें प्लस होके 1 हो गई, यानी कि एक नंबर मेरे पास पॉजिटिव आ गया। ठीक हो गया, ये हो गई कौन सी, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से काउंट होनी शुरू हो जाएंगी। एक ये मैंने एक कंडीशन लिखी किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अब मैं एल्स इफ लगा के नेगेटिव के लिए वैल्यू डाल देता हूँ, एल्स इफ यूजर आई इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो। अब ये वाली किस चीज के लिए आ गई, ये नेगेटिव के लिए आ गई। इसी तरह मैं सेम नेगेटिव प्लस प्लस कर देता हूँ। अब जब फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू तो चली गई, अब अगर यहाँ पे फर्स्ट पे मैं माइनस वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ तो फर्स्ट कंडीशन इफ वाली तो ट्रू नहीं होगी, लेकिन ये एल्स इफ पे आएगा, सेकंड वाली ट्रू हो जाएगी। तो इसी तरह नेगेटिव में भी एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आ गई हमारी नेगेटिव के लिए। अब
थर्ड कंडीशन। अब इसको जरा सा समझो, आप लोगों के जहन में होगा कि मैंने दोबारा इफ ही क्यों नहीं यूज की, मैंने दोबारा एल्स इफ क्यों यूज की, या मैंने इफ के आगे एल्स ही सिर्फ क्यों नहीं यूज की, मैंने इफ एल्स इफ क्यों दोबारा यूज की। मैं सिर्फ इस एल्स इफ की बात कर रहा हूँ कि मैंने ये दोबारा क्यों यूज की, इस वजह से अगर मैं पॉजिटिव को देखूं, नेगेटिव को देखूं और जीरो को देखूं, ये तीनों मेरे पास एक ही कैटेगरी में लाए कर रहे हैं। कौन सी कैटेगरी में? कि अगर जीरो से ग्रेटर है तो पॉजिटिव है, ये एक आ गई। अगर जीरो से नेगेटिव है तो एक आ गई। और अगर इक्वल इक्वल टू जीरो है तो क्या वो जीरो ही है? तो ये तीनों एसोसिएटेड हैं जीरो के साथ, या तो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, या फिर इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों कैटेगरीज मेरे पास एक ही हैं। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने इसको एक ही कैटेगरी में रखा कि यार तुम जो वैल्यू इनपुट कर रहे हो तो उसको इन तीन कैटेगरीज में सर्च करो, ठीक है। तो वो पहले उसको पॉजिटिव में सर्च करता है, फिर उसको वो नेगेटिव में करता है, और अब वो उसको क्या करेगा, अब वो उसको जीरो में भी सर्च करेगा। तो जीरो के लिए मैं इसको डायरेक्ट एल्स लिख देता हूँ, और एल्स में मैं क्या कह देता हूँ कि ZERO प्लस प्लस, ये हो गया। अब ये जीरो की कंडीशन भी आ गई। अब मेरे पास कौन कौन सी चीजें कवर हो गई? पॉजिटिव भी कवर हो गया, नेगेटिव भी कवर हो गया, और जीरो भी कवर हो गया। अब रह गए हमारे इवन और ऑड। अब इवन और ऑड के लिए ऑलरेडी आप लोग इवन और ऑड वैल्यूज फाइंड कर चुके हो, 200-300 बार कर चुके हो, ठीक है ना। तो इवन और ऑड के लिए हम लोग क्या करते थे कि हम उस वैल्यू का, उस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है, हम उसका रिमाइंडर लेते थे किसके साथ? टू के साथ। और नहीं, हम उसका जो वो था डिवीजन थी, परसेंट जो थी, हम वो टू के साथ लेते थे, और उसका अगर रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ जाता था तो हम क्या कहते थे कि वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए हम उसे क्या कहते थे कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, और जिसका रिमाइंडर जीरो ना आए तो उसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास ऑड वैल्यू है। तो ये दो एक कैटेगरी में लाई कर रही हैं। अब आपको समझ आई इवन ऑड की, ये एक कैटेगरी में लाई कर रही है और ये एक कैटेगरी में लाई कर रही है। तो इसके लिए मैंने एल्स इफ एल्स ना, ये इफ, एल्स इफ और एल्स लगाया, ये वाली तीन कंडीशन ये एक कैटेगरी की आ गई। लेकिन चूंकि लूप मेरी एक ही है, उसमें एक ही लूप में इसने ये सारी चीजें को कैलकुलेट करना है, तो मैं अगली भी इसी लूप में लिखूंगा। चाहे कैटेगरीज की चेंज हो, लेकिन सिर्फ चेंज किस में आ रही है, मैं आपको चेंज इस चीज में बता रहा हूँ कि ये एक लूप थी इफ एल्स इफ और एल्स वाली। ये हम नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ वाली स्ट्रक्चर जो पढ़ चुके थे, ये नेस्टेड एक है, मतलब कि ये एक घोंसला है, ठीक है ना, इफ एल्स इफ और एल्स वाला। अब हम दूसरा घोंसला देखते हैं, सिर्फ इफ और एल्स वाला। मैं इसमें जरा स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ से दूसरा जो उसका नेस्ट था वो शुरू हो गया, ठीक है ना। अब कंडीशन में मैं लिखता हूँ इवन के लिए। इवन के लिए हमारे पास क्या था? अगर वो वेरिएबल, चाहे वो एरे वेरिएबल है या कोई भी है, एरे वेरिएबल का जब हम परसेंट लें और टू के साथ, यानी कि उसकी डिवीजन लें टू के साथ, और रिमाइंडर इक्वल इक्वल टू जीरो आ जाए, ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। रिमाइंडर जीरो जीरो आ जाए तो क्या होगा? वो वैल्यू इवन होगी। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इवन में एक प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना। सेकंड पे आते हैं। ये तो सिंपल, एक अगर इवन आ गई तो दूसरी मेरे पास क्या होगी? अगर इवन नहीं होगी तो कौन सी वैल्यू होगी? ऑड होगी ना। तो मैं यहाँ पे ऑड में प्लस प्लस कर देता हूँ। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैं इफ के बाद एक और इफ भी लगा सकता हूँ अगर मैं एल्स ना लगाऊं, सेम इन ही केस में। लेकिन ये जो मेथड है ये सबसे इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट मेथड है कि हम ऐसी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे शॉर्टेस्ट वे। नहीं तो जो दो लूप में लगा के हम उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लॉन्ग भी हो जाएगा और हमारे लिए उसको समझना भी जरा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द इजीएस्ट वे। तो ये चीजें हो गई मेरी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इन्हीं वैल्यूज को इनपुट करवा देता हूँ। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और इसको सेव कर देते हैं क्विज 1 के नाम से। ये सेव होगा। अब ये रन होगा। और ये फर्स्ट एंटर द नंबर कह रहा है कि भाई नंबर्स को एंटर कर ही जाओ। तो फर्स्ट नंबर मैं इसमें कौन सा 23 पुट कर देता हूँ। सेकंड नंबर -45 है मेरे पास।
थर्ड नंबर 39 है, उसके बाद 0 है, फिर 54 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर -7 है, -7, और फिर 90 है, और फिर 33 है। लास्ट चीज तो हम भूल ही गए, उन सबको कंडीशन तो लिख ली थी लेकिन डिस्प्ले भी तो करवाना था ना। डिस्प्ले इसको करवाते हैं सी आउट में। सी आउट द फर्स्ट कौन सी मेरे पास पॉजिटिव हमने लिखी है, द पॉजिटिव वैल्यूज और नहीं, वैल्यूज नहीं, पॉजिटिव नंबर्स। द पॉजिटिव्स मैं लिख देता हूँ, द पॉजिटिव्स आर पॉजिटिव। सेकंड इसी को मैं कॉपी करके नेगेटिव कर देता हूँ। नेगेटिव के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 के लिए, ये इवन के लिए, और ये ऑड के लिए। तो यहाँ से नेगेटिव, और ये यहाँ से भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से फिर 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 0 हो जाएगा, इवन, और ये भी इवन, ये ऑड, और ये भी ऑड। अब इसको मैं रन करवाता हूँ, इसको ऊपर लेके जाएं, ये रन हो गया। और अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फिर पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, -7, और 90, और 33। उसने मुझे वैल्यूज डिस्प्ले करके बता दी, लेकिन एक ही लाइन में यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको एंड एल भी डाल देता हूँ, एंड एल, और सबसे शॉर्ट फॉर्मूला कॉपी पेस्ट वाला, एंड एल भी आ गया। फिर से मैं वैल्यूज को इनपुट करवाऊँ, यहाँ से आ जाएगा 23 -45 39 0 54 2 1 -7 90 एंड 33। अब उसने मुझे बता दिया कि 7 पॉजिटिव है। मैं इसको पहले अपनी कंफर्मेशन के लिए मैं इसको कॉमन सेंस यूज करके देख लेता हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू कितनी है। पॉजिटिव हमने 7 ही गिनी थी, नेगेटिव गिनते हैं एक, और ये दो दो नेगेटिव हैं, 0 भी एक ही है। इवन इसमें कितनी है, 90 आ गया, 2 आ गया, और ये आ गया 3, और ये 2 आ गया, और 0 को भी ये काउंट कर रहा है किस चीज में, पॉजिटिव में। तो यानी कि इसके पास 4 पॉजिटिव्स आ गई हैं, ठीक है। इवन 4 इवन आ गई हैं, और ऑड में क्या चीज है, 6 है। ऑड में कौन सी है, 23, 54, 39, 1, 7 और 33, यानी कि 6 इसके पास टोटल कितनी आ गई हैं, ऑड की वैल्यूज आ गई हैं। तो ये वर्किंग कैसे कर रही है, आप इसकी जरा सी वर्किंग देख लेते हैं। इसको मैं जरा सा छोटा कर लूं। फर्स्ट वैल्यू मैंने पुट की, वो यहाँ पे सीन में आ गई, फर्स्ट वैल्यू 23। 23 इसके साथ कंपेयर हुई, इसने चेक किया कि 23 इज ग्रेटर देन 0। इसने कहा भाई हाँ 23 तो ग्रेटर है 0 से, पॉजिटिव में एक प्लस कर दो। एलसीएफ पे आया, इसने देखा नहीं था, एल्स में भी नहीं था, यहाँ से ये बाहर आया इस नेस्ट से ही, जो एफ एल्स वाली जो ये नेस्टेड जो हमारे पास थी ना, नेस्ट थी पूरी, इसमें से ये बाहर आया। इसने इफ में चेक किया दोबारा, इफ एल्स में चेक किया। इफ में इसने यूजर को कहा परसेंट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि वो ऑड वैल्यू है, तो हमें पता है इसका रिमाइंडर 0 नहीं आना। तो ये यहाँ से भी कंडीशन फॉल्स हो गई, डायरेक्टली इसने एल्स में एक ऑड काउंट कर दिया। तो अब इसने दो चीजें काउंट की, एक पॉजिटिव में 1 काउंट किया, और एक ऑड में 1 काउंट किया। अब नेक्स्ट वैल्यू -45 आ रही है, यहाँ पे ये दोबारा एंटर हुआ। जब एंटर हुआ तो इसने चेक किया कि -45 क्या ग्रेटर है 0 से, इसने कहा नहीं है। ये गया एल्सिफ में, इसने देखा कि -45 क्या लेस देन है 0 से, इसने कहा है। तो नेगेटिव में एक प्लस हो गया, एल्स पे ये गया ही नहीं, ठीक है। वहां से ये बाहर निकला, और इसने क्या देखा कि इफ के साथ दोबारा कंपेयर करो -45 को, तो -45 का रिमाइंडर इसने लिया
टू और इसने रिमाइंडर देखा तो उसका जीरो रिमाइंडर नहीं आया, तो मतलब यहाँ से फिर डायरेक्टली एल्स था, तो ऑड में ये आके एक और प्लस हो गया। अब पुरानी वैल्यूज पॉजिटिव में एक वन थी हमारे पास, नेगेटिव में वन थी और ऑड में वन थी, तो ऑड में ये दोबारा आया तो ऑड में अब टू हो गई, ठीक हो गया। थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू इसने 39 पुट की, 39 यहाँ पे आई, इसने पहले चेक किया कि ग्रेटर देन जीरो, इसने कहा भाई है। 39 में इसने जब चेक किया तो इसने पॉजिटिव में वन प्लस कर दिया, पुराना वन था न्यू वन आ गया तो टू हो गया इसमें, ये यहाँ से निकला, इसने एफ के साथ इसका रिमाइंडर लिया, जीरो नहीं आया रिमाइंडर तो एल्स में एक और प्लस कर दिया, तो अब ऑड में टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, थ्री हो गई, पिछली दो और ये न्यू वाली वन। तो इसी तरह ये लूप चलती रही चलती रही चलती रही और लास्ट में आके इसने सारी वैल्यूज इसी तरह काउंट करके हमें डिस्प्ले करके बता दी। तो ये था वो ओवरऑल क्विज का सोल्यूशन जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। अब आते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारी है सीक्वेंशियल सर्च वाली। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू फाइल खोलते हैं, ये पेस्ट हो गई और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से ये वाली भी कमेंट हो जाएगी और यहाँ से हम आएंगे इस पे हैश इंक्लूड iostream using name space std और int main और मेन की बॉडी आ गई। अच्छा, प्रोग्राम में सीक्वेंशियल सर्च में उसने क्या कहा कि एक ऐसे एरे जिसको आप इनिशियलाइज कर रहे हो, मतलब यूजर से बेशक ना लो वो वैल्यू, यूजर से इसमें नहीं लेनी, हमारे पास एक एरे है जिसमें ऑलरेडी वैल्यूज मौजूद है, उसमें फिर आप क्या करोगे, यूजर से कोई वैल्यू चूज करवाओ और उसमें सीक्वेंशियल सर्च करके बताओ कि वो वैल्यू कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है ना। तो हमने ये चीज सर्च करनी है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से एक एरे को इनिशियलाइज कर देता हूँ जिसको मैं एरे ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये एक एरे आ गई, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 10 वैल्यूज इन द एरे और मैं उन एरेज को मैं इनपुट करवा देता हूँ 1 2 3 से ही करवा देता हूँ। ये उसका बेसिक सिंटैक्स है जो हमने पिछली जो जब हम एरेज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ लिया था। तो ये मैंने उसमें 10 वैल्यूज को इनपुट करवा दिया 1 से लेकर 10 तक, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इसमें आप कोई भी 10 वैल्यूज इनपुट करवा सकते हो, ठीक है। 10 से अगर ज्यादा करनी है, 100 करनी है तो यहाँ पे 100 कर लो, पूरी 100 की गिनती लिख लो, फिर उसका इंडेक्स चेक कर लो, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गई, ये टर्मिनेटर आ गया। अब एक और चीज, अब जब मैं इंटर करवाऊंगा, मैंने उसने क्या कहा है कि भाई एक वैल्यू इनपुट अ वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू इनपुट करवाओ यूजर से, तो मुझे अब इसके लिए लूप लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू को इनपुट करवाना है। तो मैं सिंपल सिंपल लिख देता हूँ कि भाई सी आउट एंटर द वैल्यू, वैल्यू कर दो इनपुट, ये आ गई यहाँ पे और सीन आ गया। और यहाँ से अब वैल्यू इनपुट होगी तो लाजमी बात है किसी वेरिएबल में होगी, तो मैं एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ यूजर के नाम से कि जो यूजर ने इनपुट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं वैल्यू ले लूंगा यूजर से, ठीक हो गया। अब ये चीज हो गई। अब आएगी हमारी बात सीक्वेंशियल सर्च की, जो कि मैंने एरे में करनी है। अगर आपको याद हो जो हमने पिछली स्लाइड पढ़ी, यहाँ से उसने कहा कि लूप्स आर frequently used to visit the element of the array for searching a value। तो उसने कह दिया कि भाई लूप से हम लोग इजीली सर्च कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ। आई इंटीजर i इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट होंगे, उसने भी प्रेजेंटेशन में कहा था यहाँ पे कि भाई आप स्टार्ट हो जाओ जीरो से लेकर एंड मूव टू द लास्ट इंडेक्स तक चलते। अब मैंने 10 ही वैल्यूज की हैं, तो मैंने इनिशियल उसको स्टार्ट कहाँ से किया, जीरो से किया और कहाँ तक गया, इज लेस देन 10, यानी कि वो 9 तक जाएगा, या मैं लेस देन और इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, ठीक है। और i में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब आएगी दूसरी चीज कि जो हमने देखा था कि अगर वो वैल्यू उसके इसके मुताबिक जो यूजर ने इनपुट की है उसके इक्वल हो जाती है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इफ जो एरे में वैल्यू है वो, इसको क्योंकि हम लूप में लिख लें तो मैं यहाँ पे आई लिखूंगा, अगर वो वैल्यू इक्वल इक्वल टू है यूजर, तो फिर क्या करो,
हमने तो सर्च करनी है ना, सीक्वेंशियल सर्च करना है ना, तो सर्च का क्या मतलब है कि तुम इस यूजर की वैल्यू इनमें से किसी जो वैल्यू इनपुट की है तो उसके साथ सर्च करो। फॉर एग्जांपल यूजर ने 1 वैल्यू पुट की है तो 1 को 1 के साथ सर्च करो, इस पूरी एरे में 1 को सर्च करो वो कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से ये यूजर एरे में अगर एरे का वो वाला एलिमेंट फॉर एग्जांपल 1 ही है, 1 मेरे पास इक्वल आ जाए यूजर की एंटर की हुई वैल्यू 1 के साथ, तो फिर डिस्प्ले क्या करवाओ, ठीक है ना। ये चीज आ गई। तो अब मैंने यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी लाजमी है। एक तो हमने बात की थी, अगर आप रिकॉल करें अपने फर्स्ट लेक्चर को जो हमने एरेस का पढ़ा था, उसमें मैंने कहा था कि एरे का जो साइज है मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक है। तो वो साइज हमने देखा था कि भाई एरे का मिनिमम साइज 0 से लेकर -1 तक है, या 1 से लेकर -1 तक पढ़ा था आई थिंक। 0 से पढ़ा था, 0 से लेकर -1 तक है। अब 0 से लेकर -1 तक का क्या मतलब है, वो -1 अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है ना। कि -1 तक कैसे, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ लोकेशन के नाम से, एलओसी में उसको लिख देता हूँ। एलओसी इज इक्वल्स टू -1, ये एक रैंडम वेरिएबल मैंने उसको दे दिया। अगर -1 के इक्वल वो आ जाता है तो क्या करो, तो क्या करो कि उसको कहो जो लास्ट वाली बात मैंने कही थी, कि उसको कहो कि इस एरे में तुम्हारी ये वाली वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं 11 पुट कर देता हूँ तो वो 11 तो इस एरे में नहीं है ना। तो फिर वो क्या करेगा, इस लोकेशन को -1 वाली वैल्यू को करवा देगा कि भाई -1 ही मैच हुआ और वो तुम्हारी वैल्यू में नहीं है। ये एक ऐसे समझ लो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर एरे में कोई वैल्यू नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है ना। और -1 का क्या मतलब होगा कि तुम्हारी जो वैल्यू इनपुट तुमने की है वो इस एरे में नहीं है। तो ये तो कंडीशन उसके लिए होगी कि अगर एरे में है तो उसके साथ कंपेयर करो। तो फिर मैं क्या कहता हूँ यहाँ से कि लोकेशन को दे दो क्या चीज, लोकेशन को वैल्यू दे दो आई के इक्वल। ये अभी आपको समझ अगर नहीं आई तो जब हम इसका ट्राई रन करेंगे तो ये आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ की, if the location is equal to -1। अब ये वो वाली ऊपर वाली ये वाली -1 हो रही है, ठीक है ना, इस -1 की बात हो रही है। -1 then display ये then display cout value not found। ये कौन सी बात हो गई हमारी, इसको मैं एंड एल भी लगा देता हूँ। चलो, ये हमारी कौन सी बात होगी जो मैंने कही, अगर मेरे पास उस वैल्यू इस -1 का क्या मतलब है कि इस एरे में ये वैल्यू नहीं पाई जाती, इस -1 लोकेशन -1 का ये मतलब है। तो जब लोकेशन इक्वल टू -1 हो जाएगी तो दैट मीन्स कि द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन दिस एरे, ठीक हो गया। तो फिर एल्स कंडीशन क्या होगी, अगर -1 नहीं होती फॉर एग्जाम्पल उसको मिल जाती है तो एल्स कंडीशन उसके लिए क्या होगी कि द वैल्यू फाउंड एट, ये आ जाएगा वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स। हमने शुरू में ही बात की थी कि हम इसमें किस चीज को सर्च करेंगे, उसके इंडेक्स को। तो यहाँ से मैं उसके एलओसी को डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब भी जिस चीज की भी कंफ्यूजन है वो इसके रिजल्ट के साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। मैं इसको जब ड्राई रन करके बताऊँ, इसको सेव कर लेते हैं सीक्वेंशियल सर्च एरे के नाम से। अब वो कह रहा है एक वैल्यू को इनपुट करवाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इनपुट करवाता हूँ इसके इस वाले इंडेक्स की जहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मैं 4 को डिस्प्ले करवाता हूँ तो उसने बताया कि भाई वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 3। अब हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, वो देखते हैं कि जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो यूजर ने वैल्यू इनपुट की कौन सी, 4 वैल्यू इनपुट की। तो यहाँ से फॉर की लूप चलनी स्टार्ट हो गई नेक्स्ट लाइन से। जब फॉर की लूप चली तो आई में 0 था और लेस देन 9 तक उसने जाना था, तो आई में 1 वैल्यू आई।
वन वैल्यू जब आई आ गई ना, तो वो उसने यूजर के साथ कंपेयर की। अब इंडेक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, एरे का इंडेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एरे के इंडेक्स को देखो, जब इंडेक्स 0 पे था तो उसमें इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वन वैल्यू पड़ी हुई है। तो वो उसने इक्वल टू यूजर के कंपेयर की कि क्या यूजर ने भी यही वैल्यू इनपुट की, लेकिन यूजर ने कौन सी वैल्यू इनपुट की थी, 4। कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। दोबारा लूप चली, अब इंडेक्स में वन वैल्यू आ गई, वन पे कौन सा पड़ा है, टू पड़ा हुआ है, तो फिर से कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो गई। नेक्स्ट लूप पे गया, थ्री पे आ गया, थ्री पे आई तो कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, क्योंकि यूजर में तो फोर पड़ा हुआ है, तो फिर से लूप चली। अब 4 पे आ गया, इंडेक्स 4, ये इंडेक्स 3 पे आ गया, यहाँ पे एरे 3 था, इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि 4 जो इंडेक्स 3 पे 4 वैल्यू पड़ी थी वो भी इक्वल टू किसके आ गई, 4 के ही आ गई। तो अब क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो लोकेशन में कौन सी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। आई में कौन सा इंडेक्स था, 3 था ना, 3 हमारे पास कंपेयर हुआ, तो अब लोकेशन में कौन सी वैल्यू है, 3 के है। इसी तरह ये लूप फिर चलेगी, जब लूप फिर चलेगी तो क्या होगा कि नेक्स्ट वैल्यूज आती जाएंगी, लेकिन वो कंडीशन फॉल्स होती जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो लोकेशन थी वो मैच हो गई है 4 की, ठीक है। जब लोकेशन मैच हो गई तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से इफ एल्स को लगाएगा। इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू -1, अगर इस लोकेशन में -1 है, लोकेशन में कौन सी वैल्यू है, 4 की वैल्यू पड़ी है ना, अगर ये -1 के इक्वल है तो लोकेशन में 4 इज नॉट इक्वल टू -1, ये वाली इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हुई तो डायरेक्टली क्या चीज कौन सी रन हो गई, वैल्यू एट फाउंड। एल्स वाली कंडीशन रन हो गई, उसमें कौन सी वैल्यू थी, जो 3 वैल्यू हमने इंडेक्स उसने कौन सा उठाया था, आई की वैल्यू में इंडेक्स उसने 3 उठाया था ना, तो यहाँ से 3 डिस्प्ले हो गया। तो हमने जब 4 इनपुट किया तो उसने बताया कि ये इंडेक्स 3 पे मौजूद है, और जब हमने 4 को इनपुट करवाया तो वो वाकई इंडेक्स 3 में मौजूद था। कैसे, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, और 3 पे 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। तो मतलब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब इसकी ये दूसरी कंडीशन जो -1 वाली है, इसको रन करवा के देखते हैं। मैं इसमें ऐसी वैल्यू इनपुट करवाता हूँ जो इस एरे में मौजूद नहीं है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 11 को इनपुट करवाता हूँ। मैंने 11 इनपुट किया और उसने क्या कहा, वैल्यू नॉट फाउंड, यानी कि वैल्यू एरे में नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, यूजर में कौन सी वैल्यू थी, फर्स्ट में हमने 11 पुट की, यहाँ से कंडीशन रन हुई, इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू थी, 1 थी, कंडीशन फॉल्स हो गई, यूजर में तो 11 वैल्यू पड़ी हुई है। दोबारा लूप चली, 2 पे गई, कंडीशन फिर फॉल्स, 3 पे, 4 पे, 5 पे, अप टू 10 ये गई, लेकिन कंडीशन फॉल्स ही होती रही। जब कंडीशन फॉल्स होती रही बार बार और लूप खत्म हो गई, उसको वो वैल्यू नहीं मिली, तो ये डायरेक्ट गया लोकेशन पे, नेक्स्ट लाइन पे, कि भाई लोकेशन में इक्वल्स टू आई दे दो। अब आई में, अब आई तो उसको मिला ही नहीं, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, लोकेशन में कौन सी वैल्यू थी, पुरानी पुरानी वैल्यू लोकेशन में -1 थी, तो क्या हुआ कि -1 इफ की कंडीशन पे जब आया तो -1 इज इक्वल टू -1, यानी कि -1 इक्वल टू -1 आ गया। तो इसने ये वाली लाइन को प्रिंट करवा दिया कि वैल्यू नॉट फाउंड। तो इस तरह हमारे पास सीक्वेंशियल सर्च होती है। तो ये था टोटल प्रोग्राम किस चीज पे, सीक्वेंशियल सर्च पे, जिसमें हमने एक प्रोग्राम देखा और सीक्वेंशियल सर्च करके बताया कि सीक्वेंशियल सर्च कैसे होती है एरे में, और हम उसको कौन कौन सी वैल्यूज में से सर्च कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू ऑलरेडी मैंने एरे में इनिशियलाइज करवाई थी 1 से लेकर 10 तक, आप इसमें रेंडमली कोई भी वैल्यूज दे सकते हो, चाहे वो 1 से लेकर 100 तक हो, चाहे वो 1 से 20 तक हो, चाहे वो 20 से 30 तक क्यों ना हो। लेकिन अगर उसमें वो वैल्यू नहीं होगी तो वो सीक्वेंशियल सर्च करके हमें बता देगा कि ये वैल्यू इसमें नहीं है, और अगर वैल्यू होगी तो ये हमें बता देगा कि वो कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे सीक्वेंशियल सर्च ऑन array with examples. Thank you so much.